अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो खूबसूरत नावल आपके सामने पेश किया जा रहा है उसका नाम है दिल के दरीचे। आप सुन रहे हैं इस नावल की चौथी किस्त का दूसरा हिस्सा। बीवी मैं कुछ दिनों से यही सोच रहा था। जलाल खान ने कफ़े अफसोस मलते हुए कहा। क्या सोच रहे थे? सायरा ने हैरत से पूछा। यही कि मैंने निकाह की इतनी बड़ी खबर सुनाई और तुमने कोई हंगामा नहीं मचाया, मगर तुम्हारे मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पहलू बदलते हुए जले भुने दिखाई दिए। ये क्या बात हुई? फाइज़ मेरा भी बेटा है, मैं उसके लिए वही सोचूंगी जो अच्छा होगा। सायरा ने मानी खेज मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अब जबकि तमाम मामलात तय पा गए हैं, तुम नए शोशे छोड़ रही हो? क्या घर में हर वक्त शर्मिला की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती हो? कल भी शाम की चाय के वक्त जब मेरे बुलाने पर रिहाना और सफ़ीना नीचे आए तो तुम्हारा शर्मिला नामा शुरू हो गया। जलाल खान ने कई दिनों का गुबार निकाला। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है। वो है ही तारीफ़ के काबिल। यकीन न हो तो चलकर एक दफ़ा अपनी आंखों से देख लें। सायरा ने हाथ पर ताली मारते हुए मियाँ को चैलेंज किया। नहीं भाई, जिस राह नहीं चलना उसके कोस क्या गिनना। उन्होंने भी बीवी को बामहावरा ज़बान में जवाब दिया। आप तो बस अपनी मनमानी करना जानते हैं। वो मुंह सुकेड़ कर बोली। एक बात याद रखना, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और हाँ, ख़ास तौर पर फाइज़ के कानों में तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो ज़मीन और आसमान एक कर देगा। जलाल खान ने हाथ पीछे बांधकर टहलते हुए कहा। अच्छा, अगर यह ख्वाहिश खुद फाइज की हो तो आप क्या करेंगे? सायरा ने मजा लेते हुए कहा तो जलाल खान जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। फाइज नाश्ता करके शॉप पर जाने के लिए बाहर निकला तो सामने ही खिड़की से झांकती सफीना की गुलाबी मतरूम आंखें उसकी निगाहों से टकराईं। वो लम्हे भर को गड़बड़ाया। उसके चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान बहुत वाज़ेह दिखाई दिए, जो सफ़ी की परेशानी और अंदरूनी कैफियत की गम्माज़ थे। वो खुद को अपनी मोहब्बत का मुजरिम समझने लगा। इसी जहनी और दिली कश्मकश में वो बाप के साथ शॉप रवाना हुआ। जलाल खान ने बेटे की ख्वाहिश पर ड्राइविंग सीट संभाल ली और वो रास्ते भर खामोशी से इसी को सोचता चला गया। सफ़ी की उदास सूरत बार बार निगाहों में फिरने लगती तो दिल पर मलाल के बादल छाते चले गए। वो जितना खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करता, वो उतनी ही करीब आ जाती। जितना नज़रअंदाज करता, हर सू दिखाई देती। हवा के खुशगवार झोंकों में उसे सफीना की खुशबू महसूस होती। कड़कती धूप में उसकी याद साया बन जाती। उसने अपना अंदर झांका। दिल से उसी के नाम की सदा आई। सफ़ी, मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे तुम्हें भी अभी तो तकलीफ़ हो रही है, मगर तुम बाद की परेशानियों से बच जाओगी। फाइज ख्यालों में उससे माफ़ी का तलबगार हुआ। वो उसे कैसे समझाता कि उसकी मोहब्बत एक ख़ास हालत का नाम है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल, कलम से तहरीर करना आसान नहीं और दूसरों को समझाना नामुमकिन है। वो तो रगो पै में दौड़ने वाला एक एहसास है जो खुद को खोने के बाद भी अपना आप मनवाती है। हल्की हल्की हवा चल रही थी। अबरार खान रात के खाने के बाद बेटों के साथ टहलते हुए खान हाउस के अगबी हिस्से की जानिब निकल गए, जहाँ एक छोटा सा सहन वाक़ था जो सकीना की ज़िंदगी में बहुत आबाद रहता था। क्यारी में लगी रात की रानी की भीनी भीनी महक माहौल पर छाई हुई थी। इस हिस्से में कदम रखते ही अबरार खान को अपनी सकीना का ख्याल हवा की तरह छूकर गुजरा। माजी की खुशगवार यादें दिल के दरीचे पर आकर ठहर सी गईं। वो चंद लम्हों के लिए हाल को फरामोश किए माजी का हिस्सा बने रहे। जब बच्चे छोटे थे तो अक्सर गर्मियों की रातों में यहाँ चारपाई डालकर सोने का इंतज़ाम किया जाता। वो सब ठंडी ठंडी हवा में मच्छरदानी लगाकर तकिए पर सर रखते ही गहरी नींद में चले जाते और पूप फटते ही आँख खुल जाती और वो सब हंसते मुस्कुराते अंदर की जानिब लपकते, जहाँ सकीना गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाती। वो जायके, लज्जतें और छोटी छोटी खुशियाँ जैसे आज मादूम हो गईं। अब्बा जी, आप यहाँ बैठ जाएं, मैंने चारपाई बिछा दी है। behzad खान ने कोने में रखी चारपाई को अच्छी तरह से झाड़ने के बाद बिछाकर बाप को पेशकश की तो वो चौंक कर हाल में वापस आते हुए लड़खड़ाए। संभल कर, कहीं चोट न लग जाए, behzad खान ने फिक्रमंदी से कहा। जलाल खान ने बढ़कर बाप का हाथ थामकर चारपाई पर बैठने में मदद दी। वक़ार, तहज़ीब व शाइस्तगी इस ख़ानदान का ख़ासा था। behzad ने बाप की छड़ी को कोने वाली दीवार से टिका कर खड़ा कर दिया
माँ की तरबियत आज भी उन दोनों भाइयों की घुट्टी में शामिल थी। बाप को जवाब देना, उनसे आंख मिलाकर बात करना उनकी रिवायत के खिलाफ था। इस वक्त भी वो दोनों खामोशी से बाप के बोलने के मुंतजिर थे। हाँ भाई बेहजाद, हमने हालात का जायज़ा लेते हुए फौरी तौर पर सफ़ीना और फाइज़ के निकाह का जो फैसला किया, इस बारे में तुम क्या कहते हो? उन्होंने झुककर बेटे की जानिब देखते हुए पूछा। अब्बास जी, इस बारे में मुझे क्या कहना है, आप और भाई जो बेहतर समझेंगे वही होगा। बेहजाद खान ने एहतराम से जवाब दिया। नहीं भाई, मर्जी तो तुम्हारी भी चलेगी, आखिर को तुम लड़की के बाप हो। उनके लहजे से शोखी के रंग छलके। जलाल खान मुस्कुराए तो बेहजाद खान के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। नहीं, मैं इस रिश्ते पर दिल से खुश हूँ। बेहजाद खान ने बाप के हाथ पर अपना हाथ रखकर जवाब दिया तो उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। इन तीनों की गुफ्तगू का रुख अब तकरीब की तैयारी की जानिब मुड़ गया। सफ़ीना ने आखिरी पेपर देने के बाद फरागत से सोने का प्रोग्राम बनाया और अपना नरम तकिया बगल में दबाए कमरे में दाखिल हुई और पीछे से जैसे भूचाल आ गया। सुम्बुल और सोबिया अंदर दाखिल हुईं और उसके गिर्द बाहों का घेरा डालकर घुमा डाला। वो चीखती चिल्लाती रह गई, मगर इन दोनों ने पहले कभी सुनी जो अब सुनती। जब वो चकरा कर गिरने लगी तो उसे ले जाकर बेड पर धकेल दिया। ओ, तुम दोनों लड़कियां हो या शरारत की पुड़ियां, सच में दिमाग घूम गया। सफ़ीना ने इन दोनों को एक एक थप लगाकर बदला लिया। सफ़ी आपी, अगर एंट्री ऐसी ही सादा अंदाज में हो जाती तो कैसे पता चलता कि हम आए हैं। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर किलकिलाईं। खैर, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि तुम दोनों ने आज यहाँ पहुँचना था। सफ़ीना के हवास दुरुस्त हुए तो मुस्कुराकर कहा। कोई बताता भी कैसे, हम तो आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। बस बेहजाद खालू से एक डील कर ली, उन्होंने ही एयरपोर्ट से पिक किया। खालू के साथ हमारी आमद पर बड़ी खाला भी मुंह फाड़कर हैरान रह गईं। सुमुल ने चहकते हुए बताया, तुम लोगों से यही उम्मीद है, जहाँ जाओ घर वालों की आंखें खुल जाएं और मुंह फट जाएं। वो उन्हें छेड़ने पर तुल गई। बस क्या करें, कभी गुरूर नहीं किया। वो दोनों भी कम नहीं थी। बुरा मानने की जगह फौरन कॉलर खड़े कर दिए तो एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा। ट्रे में जूस रखकर अंदर आती रेहाना की भी बाँछें खिल गईं। थोड़े पैसे बैंक में जमा हैं, कुछ का मज़ीद इंतज़ाम करना पड़ेगा, मगर इतनी जल्दी। वो दोनों बाप के कमरे से उठकर अपने अपने पोर्शन की जानिब पढ़ने लगे। इसी दौरान बेहजाद का दिमाग जोड़ तोड़ में लग गया। जलाल खान ने चेहरे से परेशानी भांप ली। बेहजाद, ज़रा रुकना तो। उन्होंने कुछ सोचकर छोटे भाई को पुकारा। क्या हुआ भाई? बेहजाद ने अपने कदम रोके और जलाल खान उनके मद्दे मुकाबिल आकर खड़े हो गए। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। उन्होंने बेहजाद खान के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा। नहीं, कुछ नहीं, आप सबकी दुआएं हैं। बेहजाद ने मुस्कुराहट का नकाब पहनकर जवाब दिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, कितने खुददार हो। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पड़ जाए तो मुँह से कुछ नहीं बोलोगे। खैर, वो शफकत भरे अंदाज में मुस्कुराए। अब्बाजान ने अचानक निकाह की तकरीब रख ली है, इसमें हज़ारों खर्चे होंगे। ऐसा करो, तुम ये कुछ पैसे रख लो, भावच को दे देना। उन्होंने इधर उधर देखते हुए फुर्ती से बटुए में से हज़ार के काफ़ी सारे नोट निकालकर बेहजाद खान की जेब में ज़बरदस्ती रख दिए। नहीं नहीं, वो मैं इंतज़ाम कर लूँगा। बेहजाद ने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया। भाई अब समधी बनने जा रहे थे, इन्हें पैसे लेते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। बात सुनो मियाँ, सफ़ीना मेरी भी बेटी है, समझो। इसने इसके ताया की तरफ से निकाह का तोहफ़ा है। उन्होंने भाई की झिझक को समझते हुए बहाना बनाया। मैं कैसे आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतारूंगा? बेहजाद नम लहजे में बोलते हुए भाई से लिपट गए। अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ। लाल ने छोटे की पीठ सहलाई, फिर मसनूई गुस्सा दिखाते हुए ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वो उनसे अलग होकर इस तरफ चल दिए। जलाल खान ने चोर निगाहों से अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जहाँ एक साया सा लहराया। हेलो, उठ जाएं। फाइज सोफे पर आंखें मूंदे बैठा था। चौंक कर अचानक आंखें खोली। हंसती मुस्कुराती सब्ज लिबास में मलबूस शर्मिला हाथ में छोटी सी ट्रे थामे खड़ी थी। खुशबू का एक झोंका उसको अपनी लिपेट में लेने लगा। आपने बिलावजह चाय का तकल्लुफ़ किया? फाइज ने सीधे होकर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। बेटा, शर्मिला बहुत अच्छी चाय बनाती है, एक बार पी कर तो देखो, उसके बाद रोज़ाना पीने आओगे। दिलशाद ने मुस्कुराकर हिमायत की। नानी आप भी ना। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए सर हिलाकर रह गया। मैं ज़रा दवाई खा लूँ। दिलशाद ने मुस्कुराकर उन दोनों की जानिब देखा और बहाना बनाकर कमरे से बाहर चल दी। क्या आपको चाय अच्छी नहीं लगती, या मेरे हाथों से बनी इसलिए पीना गवारा नहीं? शर्मिला ने उसे खामोश देखकर शिकवा किया।
نہیں ایسی کوئی بات نہیں، فائز نے مسکرا کر اخلاق دکھایا اور ٹرے سے کپ اٹھا لیا۔ اسے ایک غیر لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں بیٹھنا تھوڑا غیر مناسب لگا، اس لیے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سائرہ خالہ کیسی ہیں؟ انہیں بھی ساتھ لے آتے۔ ان دونوں کے بیچ در آنے والی خاموشی کو شرمیلا نے ہی توڑا۔ اماں تھوڑا مصروف تھیں، مجھے نانی کی دوا پہنچانی تھی اس لیے خود آ گیا۔ فائز نے گرم چائے کا آخری گھونٹ پیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کہاں چل دیے؟ شرمیلا نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے فائز کو پیچھے سے پکارا۔ نانی کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس جانا ہے، فائز نے مڑے بغیر جواب دیا۔ کیا آپ یہاں صرف اپنی نانی کے لیے ہی آتے ہیں؟ شرمیلا نے تیزی سے فائز کے نزدیک پہنچ کر ایک ادا سے سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بے اعتنائی برتی۔ جناب یہاں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کے آنے کی راہ تکا کرتے ہیں۔ شرمیلا نے نگاہیں جھکا کر ٹھکے چھپے الفاظ میں اپنی دلی کیفیت واضح کرنا چاہی۔ فائز حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، کچھ کہنے کے لیے رب کھولنے چاہے، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ شرمیلا کو اس قدر بے حیثیت ہو جانے پر دکھ نے آ گھیرا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ بہزاد خان نے آفس جانے سے قبل ریحانہ کو کمرے میں بلایا اور 50,000 روپے انہیں تھما دیے۔ اتنے سارے پیسے ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ وہ مسکرا کر نوٹ گنتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ پیسوں کو دانتوں سے پکڑ کر خرچ کیا تھا، اب شوہر کی فیاضی پر چونکنا لازم ہوا۔ ابا جان نے سفینہ اور فائز کا نکاح اگلے مہینے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم ان کے لیے کچھ شاپنگ کر لو اور باقی جو ضرورت ہو وہ بتا دینا۔ بہزاد نے بیوی سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ؟ ریحانہ کا چہرہ عالم طیش میں سرخ ہو گیا، حلق ایسا خشک ہوا کہ مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ راہی ایک منٹ، پہلے یہ پانی پی لو، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ کر جو کہنا ہے کہو۔ بہزاد نے پانی کا گلاس بیوی کو تھما کر محبت سے کہا۔ وہ ریحانہ کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ اب میں کیا کہوں اور کہنے کے لیے بچا بھی کیا ہے؟ انہوں نے پانی کا گلاس گٹاگٹ پینے کے بعد جلے بھنے لہجے میں پوچھا۔ تم سفینہ کی ماں ہو، بیٹی پر سب سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ میں اس معاملے میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتا، مگر التجا کرتا ہوں کہ اس رشتے کو دل سے قبول کر لو۔ وہ رک کر بولے۔ ریحانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پلیز صرف میری خوشی کے لیے۔ بہزاد نے ان کا ہاتھ تھام کر کچھ ایسے انداز میں کہا کہ ریحانہ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ ہماری بیٹی کی خوشی کے لیے؟ بہزاد نے سرگوشی کی۔ انہوں نے تھوڑی دیر تک شوہر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں امید کا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ ہاں ہاں بہزاد، ریحانہ نے سرد آہ بھری اور اپنے مشرقی عورت ہونے کا ثبوت دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک بار پھر ہار گئیں اور رضامندی دیتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اوہ راہی، تھینک یو سو مچ، تم نے ہمیشہ کی طرح میرا مان رکھ لیا، ورنہ ابا جان کے آگے میرا سر شرم سے جھک جاتا۔ بہزاد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بیوی کے ہاتھ پر نرمی سے دباؤ ڈالتے بولے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کل کو میری بچی کی پلک بھی دکھی تو میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ ریحانہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے ان کا دل دہلایا۔ اللہ نہ کرے، بہزاد خان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کمرے میں داخل ہوتی سفینہ کی سانسیں رک سی گئیں۔ ریحانہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابرار خان کے فیصلے کے آگے سرنگوں ہو گئیں، اسی لیے بیٹی کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ سفینہ کو آج نرگسی کوفتے اور انڈوں کی پڈنگ بنانے کا آرڈر دیا گیا۔ اس نے قیمہ پیس کر فریج میں رکھا اور سالن کو چولہے پر بھوننے لگی۔ بے خیالی میں کچن سے متصل عقبی صحن میں جھانک کر دیکھا، درختوں کے سائے پھیل گئے تھے، سبزے پر شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے کچن میں مصروف رہ کر بور ہو گئی، اب چند لمحوں کے لیے تازہ ہوا میں آ کھڑی ہوئی تو کھانا وانا بھول بھال باہر کے نظاروں میں کھو گئی۔ اصل میں ریحانہ پر ان دنوں ایک نیا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ بیٹی کو جلدی سے ماہر کوک بنائیں، سلائی کڑھائی میں طاق کر دیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلیقہ شعاری کو پانی میں گھول کر بیٹی کو پلا دیں، اور ان کی بیجا سختی کی وجہ سے سفینہ کا اچھا بھلا کام بھی بگڑ جاتا۔ اس کا سینے پیرونے میں کبھی بھی دل نہیں لگا۔ یہاں وہ سادے اور ہلکے پھلکے کھانے شوق سے پکا لیتی، مگر زردے بریانی کی دیگیں اتارنا ابھی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بس ریحانہ اس کے پیچھے لگ گئیں، ہر بات پر ٹوک ٹوک کر اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو، دیکھو ابھی سالن جل جاتا۔ ریحانہ نے جلدی سے برنر بند کرتے ہوئے بیٹی کو جھڑکا تو وہ چونک کر ماں کو دیکھنے لگی۔
सॉरी मम्मी, बस ख्याल नहीं रहा, सफीना ने जल्दी से देगची में चम्मच चलाते हुए कहा। तह में मसाला चिपका देखकर जान निकल गई। बड़ी खाला, आप तो बड़ी सख्त जान ट्रेनर बनी हुई हैं। सुंबुल जो चाय की तलब पर किचन में दाखिल हुई, पहले रिहाना का सुर्ख चेहरा देखा, फिर दाद पेश की। हाँ तो क्या करूं, समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर इसकी अल्लड़पन ख़त्म ही नहीं हो रहा। रिहाना ने बिला वजह का गुस्सा निकाला। मम्मी प्लीज़, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ गई हैं। वो भी सुंबुल के सामने अपनी इज्जत अफजाई पर बेजार होकर बोली। तो रिहाना ने घूर कर देखा। मेरी सारी नसीहतों को पल्लू से बांध लो, आगे बहुत काम आएंगी। रिहाना ने थोड़ी देर बाद सलाद के लिए खीरे पर छुरी चलाते हुए कहा। बड़ी खाला, सफ़ी आप भी बहुत समझदार हैं, वक्त पड़ने पर सब संभाल लेंगी। सुंबुल खाना पकाने के लिए उसकी हेल्प में मशगूल हो गई। सफीना के उतरे चेहरे पर तरस खाकर बोली, सुंबुल बेटा, ये अभी से समझ जाए तो बेहतर है, बाद में माँ हर वक्त ढाल बनने को साथ नहीं खड़ी होगी। ससुराल में ऐसी गलतियों पर 10 बातें सुनने को मिलती हैं। रेहाना ने मुंह बिगाड़कर कहा और सालन की देगची में झांकते हुए जलने की नागवार बू महसूस की। खाला, वैसे आप अभी ढाल कम और तलवार ज़्यादा बनी हुई हैं। सुंबुल ने पास पड़ी लौकी उठाकर फिजा में लहराते हुए उन्हें छेड़ा तो वो हंस दी। सफीना ने भी सुकून का सांस लिया। मेरी प्यारी मम्मी, मैं सब कर लूँगी, बस आप टेंशन ना लें और ना मुझे दें। उसने माँ के गले का हार बनते हुए लाड दिखाया। सफ़ी जान, अब भी वक्त है, अपनी लापरवाहियाँ छोड़ दो। अगले महीने तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, जाहिर है उसके बाद रुखसती भी होगी, और तुम जिस घर में ब्याह कर जा रही हो वहाँ गुजारा करने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। भाभी ने ऐसी गलतियों पर तुम्हारी जान निकाल देनी है, उन्होंने नरमी से समझाया। अब ऐसी भी बात नहीं है, नीचे 3 ही तो लोग हैं, वहाँ जाकर कौन से पहाड़ तोड़ने होंगे। वो माँ के अंदेशों पर एकदम मुस्कुराकर बोली। जान, तुम जितना इस मामले को इजी ले रही हो, ये इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बात है। आई समझ? रेहाना की तकरीर एक बार फिर शुरू हो गई तो वो सुंबुल को देखकर मुस्कुराई। बस बड़ी खाला, आपने तो बच्ची का खून खुश करके रख दिया है। सुंबुल ने हाथ उठाकर उन्हें मज़े से चुप कराया। सफीना जो फ्रिज से दूध की पतीली निकाल रही थी एकदम हंस पड़ी। अभी पुडिंग बनाना बाकी थी। काश हमें अपनी सोचों पर मुकम्मल इख्तियार होता तो हम सिर्फ इसी को सोचते जिसके बारे में सोचना अच्छा लगता है। इधर उधर की फालतू बातों को अपने आसपास भी फटकने न देते। सफीना ने आने वाले हसीन लम्हों को खुद में गुदगुदाता महसूस किया और बिला वजह मुस्कुरा दी। दिसंबर का महीना तो चुटकी बजाते ही ख़त्म होने लगा। नया साल आने को था। सफीना ने सोबिया के साथ जाकर फाइज को गिफ्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा मर्दाना परफ्यूम खरीदा। उसने सोचा कि किसी भी तरह जल्द अज जल्द फाइज को नए साल का तोहफा, फूलों का बुके और परफ्यूम पहुंचा दे। इसे जब से अपने निकाह की खबर मिली, वो दिल ही दिल में फाइज की तरफ से मुतमईन हो गई थी। उसने फाइज से किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की। अपने बड़ों का मान कायम रखना ज़रूरी था। ताहम दिसंबर के इख्तिताम तक वो बेचैन हो उठी। इन दोनों ने घर वालों से छुपकर हर साल एक दूसरे को नए साल का कुछ न कुछ तोहफा ज़रूर पेश किया था। फिर इस बार ये रिवायत कैसे टूटने देती। ये अच्छा काम हो जाएगा, इस तरह से शायद आप दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाए, पुराने ताल्लुकात बहाल हो जाए। सुंबुल ने गिफ्ट शॉप से गुलाबी रैपिंग पेपर उठाते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है कि पहले तो फाइज भाई थोड़ा नखरे दिखाएंगे, गुस्से से भी घूर सकते हैं या अजनबी बनकर चुपचाप खड़े रहेंगे, मगर आप जब उनकी पसंद की खुशबू और सुर्ख गुलाबों का बुके उन्हें पेश करेंगी तो अजनबियत की ये दीवार फ़ौरन गिर जाएगी और उसके मलबे तले तमाम नाराज़गियाँ दफन हो जाएंगी। सोबिया ने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई और वो तीनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल आए, जहाँ रश बढ़ता जा रहा था। शाम का अंधेरा छाने लगा तो इन तीनों के कदम तेज तेज घर की जानिब रवा दवा हो गए। जलाल खान पर बीवी की बातों का जरा भी असर नहीं हुआ। उन्होंने जोरों शोर से निकाह की तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन सायरा को लेकर शॉपिंग पर रवाना हो गए और सफीना के लिए महंगी से महंगी चीज़ें खरीद डाली। सायरा कसलती रहीं और बेदिली से शौहर की हाँ में हाँ मिलाती रहीं। कई घंटे बाद दोनों जब शॉपिंग करके लौटे तो थककर चूर हो गए थे। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? सायरा शॉपर्स के ढेर को सामने फैलाए बैठी थी कि behzad इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुए। जलाल खान ताज़ा दम होने के लिए वॉशरूम में झाँक घुसे थे। आओ बैठो, उन्होंने सुस्ती से सोफे की जानिब इशारा किया। बस दावतनामे छपवाने हैं, सोचा आप लोगों से भी मशवरा कर लूं। behzad ने काट के चंद नमूने उनके सामने रखकर मुंतज़िर निगाहों से देखा। हाँ, कोई भी छपवा लो। सायरा का बस चलता तो सारी चीज़ें वहीं तहस नहस कर देती,
मगर बस चल कहाँ रहा था, इसीलिए बेदिली से जवाब दिया, मैं ये चाह रहा था कि आप कोई सेलेक्ट करके दे देती तो। बहजाद तो बड़ी भावच को मान देने के लिए आए थे, उनके लिए दिए रवैये पर बुझ से गए। वाला ठीक रहेगा। सायरा ने बंडल के ऊपर वाला सादा सा कार्ड उठाकर उन्हें पकड़ाया। बाकियों को निगाह उठाकर भी न देखा। जी बेहतर। बहजाद जितने खुशी से आए थे उतनी ही अफसुर्दा सूरत लेकर वहां से उठ गए। बहजाद जरा सुनना। सायरा ने उन्हें आवाज देकर रोका। कार्ड कितने में छपेंगे बता देना। उनका अंदाज तंज में भीगा हुआ था। ओह भाभी, क्या मतलब है, मैं ये खुद छपवाऊंगा। बहजाद ने हवनक बनकर भावच को देखा। नहीं, घर की बात है, वैसे और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, शर्माना नहीं। भाई तुम समधी बनने जा रहे हो तो क्या हुआ, पहले जलाल के भाई हो। सायरा की बातों पर वो पानी पानी हो गए, एकदम सर झुकाकर वहां से उठ गए। क्या जलाल भाई ने भाभी को पैसे वाली बात बताई होगी। बहजाद का दिमाग एक ही बात पर जा अटका, हालांकि दिल को पूरा यकीन था ऐसा नहीं हुआ होगा। उनका गुमान गलत भी न था। जलाल बीवी की फितरत को अच्छी तरह से जानते थे। ये तो सायरा ने उस दिन छुपकर दोनों भाइयों की बातें सुन ली और एक और कांटा उनके दिल में पेवस्त हो गया था। तुम बस खामोशी से जाओ और फाइज भाई के कमरे में ये सारी चीजें रख आओ। सोबिया ने अपनी बहन सुम्बुल को पेपर बैग थमाया जिसमें गिफ्ट रखे थे। मैं तो नहीं जाती, अगर वो कमरे में हुए तो। सुम्बुल ने हाथ पीछे किए। सफीना कोने में बैठी इन दोनों की हरकतों को एंजॉय कर रही थी। नहीं ना, वो अभी ताया अब्बा के साथ शॉपिंग पर ही हैं। मैंने सब पता कर लिया है। सोबिया ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। फिर भी नहीं जाना। वो जो ताई अम्मा कम होने वाली सास है ना, उन्होंने घूर घूर कर ही मेरी जान आधी कर देनी है। सुम्बुल ने कान पकड़ते हुए बहन को हरी झंडी दिखाई। तोबा, कैसी डरपोक लड़की है। सोबिया ने सफीना की तरफ देखते हुए बहन का मजाक उड़ाया। हाँ तो आप बड़ी टार्जन है ना, खुद चली जाएं। सुम्बुल ने गैरत दिलाई तो सोबिया जी कड़ा करके धीरे से बाहर निकली। ऑल द बेस्ट। सुम्बुल और सफीना ने एक साथ उसे अंगूठा दिखाकर हिम्मत अफजाई की। अबरार खान थकावट की वजह से रात को मामूल से पहले ही बिस्तर पर दराज हो गए। फाइज की शादी का सोचते सोचते उन्हें सकीना की यादों के तिलिस्म ने जकड़ लिया। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। ख्वाब में ऐसा लगा जैसे अचानक चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया और फिर एक मखसूस सी खुशबू फिजाओं में गर्दिश करने लगी। अबरार खान ने खुद को धुएं के बादलों में घिरा पाया। पुरसुकून माहौल अजीब सी तमानियत का एहसास दिला रहा था। सामने से सकीना सफ़ेद लिबास में मुस्कुराते चेहरे के साथ आईं और उन्हें इशारे से बुलाने लगीं। वो मुस्कुराते हुए तेज़ी से बीवी की तरफ बढ़े। गुलाब के फूल महक उठे, सोते हुए जैसे उनके हलक में कांटे से पड़ गए। पानी पानी, उन्होंने घबराकर आंखें खोल दीं। या अल्लाह खैर। वो एकदम से चौंक कर बिस्तर से उठ बैठे। अपने तेज़ तेज़ धड़कते दिल पर काबू पाने के लिए ज़ेरे लब चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंका। हमेशा से इस एक बात पर उनका ईमान रहा है कि हर किस्म की परेशानी, खौफ, घबराहट में सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही सुकून देता है। उनकी समझ में नहीं आया कि सकीना ख्वाब में आकर उन्हें कहाँ ले जाना चाह रही थी। न जाने वो किस किस्म का ख्वाब था। थोड़ी देर तक वो गुमसुम सी कैफियत में रहे। दिल की अजीब सी हालत हो गई। न जाने क्यों उन्हें अपनी महबूब बीवी की याद बड़ी शिद्दत से सताई। वो बेताब होकर उठ खड़े हुए। कभी कभी लाइल्मी इंसान को अजियत झेलने के काबिल बना देती है। जानबूझकर तो कोई भी दुखों का तौक अपने गले में नहीं डालता। वो फाइज पर गुजरने वाली कैफियत से नावाकिफ़ थी, इसीलिए अंदेशों की माला जपती रहती। सुबह वो कॉलेज जाने के लिए निकली तो दरवाजे के पास रखे डस्टबिन में अपने गिफ्ट पड़े देखकर शशदर रह गई। ऐसा क्या हो गया है जो अचानक फाइज में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है। कहीं मैंने उन्हें समझने में कोई गलती तो नहीं की। मगर ज़िंदगी के इतने साल मोहब्बत की शिद्दतों में गुजरे हैं, वो धोखा नहीं हो सकते। फिर अब क्या हो गया है। सफीना की सोच इस जगह आकर ठहर गई। काश मैं फाइज के बदलने से पहले ही मर जाती। अगर ऐसा हो जाता तो सब कुछ कितना आसान और काबिल कबूल हो जाता। फाइज का मुसलसल नज़रअंदाज करना सफीना के लिए हैरान कुन होने से ज़्यादा दुख देने की वजह बना हुआ था। उन्होंने मेरा तोहफ़ा उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। इससे ज़्यादा मेरी तौहीन और क्या होगी। नहीं, बस अब और नहीं। सफीना ने अपनी कनपटियाँ दोनों हाथों से थाम लीं। वो लपक कर सीढ़ियाँ चढ़कर वापस अपने पोर्शन में आई। इस हालत में कॉलेज जाना मुश्किल लगा। उसने अपने सूखे होठों पर ज़बान फेरी, बड़ी आहिस्तगी से चलती हुई मेज़ तक पहुंची।
जहाँ जग में पानी रखा था। कई गिलास पानी अपने हलक में उंडेला, फिर भी पानी पीने की ख्वाहिश कम न हुई। एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने की ख्वाहिश मन में जागी, मगर अब उसके आंसुओं का दरिया भी सूख गया था। एक वीरानी सी छा गई। मुझे फ़ाइज़ से एक बार बात करना चाहिए। अगर इतनी ही चिढ़ हो गई है तो फिर ये निकाह का ढोंग करने की क्या ज़रूरत है। उसने अपनी हिचकियों को सीने में ही घोंटा और गिफ्ट वाला बैग उठाया जो वो साथ ले आई थी। फिर पहले से भी ज़्यादा आहिस्तगी से एहतियात के साथ नीचे उतर आई। फ़ाइज़ अपनी ग्रे शर्ट की आस्तीन पर कफलिंग लगा रहा था कि अचानक दरवाज़ा चरचराया। उसने चौंक कर देखा। सफ़ीना बड़ी आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई थी। इससे कबल इतनी सुबह सफ़ी ऐसे मेरे कमरे में आने से इज्तिनाब बरतती आई थी। लगता है आज कुछ ख़ास वजह होगी जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। फ़ाइज़ ने उसे बगौर देखते हुए सोचा। वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में बालों के सादा सी चुटिया बनाए, रोई रोई सी गुलाबी आंखों के साथ पहले से ज़्यादा अपनी अपनी सी लगी। फ़ाइज़ ने इतने दिन जो अपने दिल पर ज़ब्त की ऊंची सी दीवार बना डाली थी, एक झटके में ज़मीं बोस हो गई। वो धीरे से कदम उठाता उसके नज़दीक आया और नरमी से हाथ थामकर निगाहों में जज्ब करते हुए अपनी प्यास बुझाने लगा। सफ़ीना जो इस वक्त लड़ने मरने के इरादे से आई थी, शर्म से गुलाबी पड़ गई। गुस्सा कहीं दूर भाग गया। फ़ाइज़ का यूँ मोहब्बत से देखना उसकी जान निकाल ले गया। कुछ लम्हे इसी निशात अंगेज़ कैफियत में गुजरे, फिर इन दोनों को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो संभल गए। सफ़ीना पर अपने तोहफे की बेवक़्ती का गम दोबारा सवार होने लगा। फूल से लब खुले और आपस में पेवस्त हो गए। फ़ाइज़ ने महसूस किया कि सफ़ीना कुछ कहना चाह रही है मगर हिचकिचा रही है। वो कुछ कहने के लिए लब खोलती और फिर दोबारा भींस लेती। ऐसा लगता जैसे उसे अपनी बात कहने में दिक्कत और दुश्वारी का सामना है। सफ़ी, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? उसने सफ़ीना के चेहरे की तरफ अचंभे से देखते हुए पूछा। ये क्यों फेंका? उसने हाथ में थामा बैग उसके सामने कर दिया। वो फिर भी अनजान बना खड़ा रहा। क्या न्यू ईयर का गिफ्ट पसंद नहीं आया? उसके इत्मीनान पर वो उलझन आमेज़ अंदाज में पूछने लगी। मुझे टेलीपैथी तो आई नहीं कि गिफ्ट वसूल करने से पहले तुम्हारा दिमाग पढ़ लूँ। क्या दिया है और कैसा लगा है? वो एकदम शौक हुआ। ये आपकी पसंद का परफ्यूम और सुर्ख गुलाब का बुके जिसे आपने कल रात डस्टबिन की नज़र कर दिया। सफ़ीना ने बैग में से गुस्से से रैपर में लिपटी परफ्यूम की बोतल निकाल कर टेबल पर पटकी और फूलों का बुके उठाकर गुस्से में उसके पैरों के पास फेंकते हुए तंज किया। मैंने नहीं तो। वो नफ़ी में सर हिलाते हिलाते ठहरा। उसे याद आया कि वो जब रात को लौटा तो उसके कमरे में सायरा खामोशी से कोई बैग उठाकर ली जा रही थी। उसने पूछना चाहा मगर थकावट के बाइस फ़ौरन ही फ्रेश होने वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। बाद में पूछ-गछ करने के ध्यान ही नहीं रहा। अब जबकि सफ़ीना ने जताया तो उसे सारी बात याद आई। सफ़ी, मैंने जानबूझकर तुम्हारे कॉलेज जाने से पहले ये गिफ्ट वहाँ रख दिया था ताकि तुम गुस्से में मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूँ। फ़ाइज़ के दिमाग ने सही वक्त पर काम किया और उसने माँ पर से बात हटा दी। अच्छा, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? वो इतनी ही भोली थी या फ़ाइज़ की मोहब्बत पर उसे अंधा एतबार था? इसके हर बहाने पर आंख बंद करके यकीन कर लिया करती। सरप्राइज़? तुम्हारे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है। देखो, तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट्स का बड़ा वाला पैक और इसमें तुम्हारे लिए शायरी का एक मजमुआ। फ़ाइज़ ने सुकून की सांस भरी और सामने शेल्फ से 2 पैकेट निकालकर उसे थमाए। ओह, थैंक यू सो मच। वो खुशी खुशी अपने गिफ्ट खोलने में मगन हो गई। मम्मा, फिर? फ़ाइज़ के दिल पर माँ की हरकत से एक और बोझ आन पड़ा। उसने सर्द आह खींची और कारपेट पर बिखरे गुलाब के सुर्ख फूलों को बड़ी मोहब्बत से जमा करके अपने कमरे में रखे, शीशे के फ्लावर्स में सजा दिया। सायरा आज काफ़ी दिनों बाद टेरेस पर आईं तो उनके कदम बेइख्तियार देवर के पोर्शन की तरफ उठ गए। शौहर की हिदायत के पेश नज़र दिल न चाहते हुए भी उन्हें देवरानी से निकाह की तकरीब के हवाले से कुछ बातचीत करनी थी। वो 2 दिन तक तो इस बात पर टाल मटोल करती रहीं, मगर आज जब धूप खाने के इरादे से ऊपर आईं तो सोचा ये मुश्किल मरहला भी तय कर लिया जाए। कोई है? रेहाना कहीं दिखाई न दी तो उन्होंने आवाज़ लगाई, मगर जवाब न दारिद। बड़ी अच्छी महक आई तो उनके कदम किचन की जानिब बढ़ गए। माँ कहाँ है तुम्हारी? सायरा ने सफ़ीना को चूल्हे के पास खड़ा देखा। वो हलवा भूनने में हलकान दिखाई दी। ताई अम्मा, आप आइए ना। मम्मी तो अभी थोड़ी देर पहले नानू के घर गई हैं। वो पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या कर रही हो? उन्होंने कढ़ाई में झांका।
घी में कश की हुई गाजरें थीं। कुछ नहीं ताई अम्मा, बस आज मम्मी ने कहा था कि गाजर का हलवा पकाना सीखो, इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने एक हाथ से बाल पीछे करते हुए जवाब दिया। अच्छी बात है, अब तुम्हें पढ़ बढ़ कर क्या करना है, घरदारी की तरफ ही तवज्जो दो, कल को सारा बार तुम्हारे सर पर आ जाना है। उन्होंने उसे तोलती निगाहों से देखकर डराने की कोशिश की। जी। सफीना चौंकी। उसे ताई अम्मा के अंदाज पर हंसी आई मगर ज़ब्त से काम लिया। हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ, शादी के बाद इंसान पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, उन्होंने भवें उचकाकर कहा। सफीना ने ठंडी सांस भरी और सर हिलाकर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर उसकी निगाहों ने सायरा का बगौर जायज़ा लिया। वो ज़िंदगी के उस मुकाम पर आकर खासी मजबूर दिखाई दी। बाज़ औक़ात ज़बान खामोश हो तब भी चेहरे बोल पड़ते हैं, मन में होने वाली खुद-बुद की चुगली खा जाते हैं। सायरा की कैफियत भी कुछ ऐसी ही हो रही थी। तुम्हारी माँ आए तो कहना थोड़ी देर को नीचे आ जाए, मुझे कुछ बात करनी है। वो सर छटक कर बोली। अच्छा ठीक है। सफीना के गुलाबी होठ लम्हे भर को कांपे और फिर एक दूसरे में पेवस्त होकर रह गए। सायरा मजीद कोई बात किए बिना बाहर निकल गईं। फाइज ने जिस दिन से दादा अब्बा को सफीना के रिश्ते के लिए इनकार किया था, उसका हाल बहुत बुरा था। उसने खुद से एक तवील जंग के बाद बड़ी हिम्मत से एक फ़ैसला तो कर लिया, मगर जब अमल का वक्त करीब आ पहुंचा तो जैसे जिस्म से जान निकलने लगी। वो भी क्या करता, उसके वजूद के बिना अपना आप नामुकम्मल लगता। इस वक्त तो जलाल खान की तसल्लियाँ भी काम नहीं आ रही थीं। उस पर सायरा का रोज़ाना शर्मिला के लिए दबाव डालना। दिलशाद बानो के घर जाता तो वहाँ भी यही किस्सा। उसका दिमाग ख़राब होने लगा। कहीं दादा अब्बा ने मेरी बात मानकर बहजाद चाचा को वाकई इनकार कर दिया तो फिर। फाइज ने सोचा और दुख से आंखें बंद कर लीं। जाने क्यों उसका दिल खौफ से सिकुड़ गया था। उसे लगता कि निकाह की तकरीब में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। सायरा इतने आराम से सब कुछ होने नहीं देंगी। वो सोते में भी डर जाता। सफीना को पुकारता हुआ एकदम उठ बैठता। डर लगता है कि आगे जाकर हम दोनों की मोहब्बत कहीं एक दायमी बोझ न बन जाए और मैं चाहकर भी इस वज़न को हल्का न कर सकूं। अजीब से शकूक उसके वजूद पर रेंग उठे। उसने कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। काश तुम पलक झपकते में मेरी बना दी जाओ। उसने दिल पर हाथ रखकर सोचा तो यूं लगा जैसे सफीना की मोहब्बत का चश्मा उसके अंदर से फूटा हो, जिसके बहाव को रोकना अब इख्तियार से बाहर होता चला जा रहा था। नॉवेल की अगली किस्त आप नेक्स्ट वीडियो में सुन सकेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया।